अगला मुकाबला ध्रुव बनाम योगेश। दोनों शिष्य कृपया मंच पर आए। एल्डर की आवाज जैसे ही फीकी पड़ी, सबकी नजरें योगेश की ओर मुड़ गईं। वह बलकोट शहर के मेघ परिवार से है, युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा। उसकी जन्मजात ब्लड लाइन 7 सितारा है। उसकी शक्तियां नील तारा के तीसरे लेवल पर हैं। वह तो प्रतिभाओं में प्रतिभा है, केवल 18 साल की उम्र में। वहीं दूसरी ओर उस ध्रुव नाम के लड़के की ब्लड लाइन 0 है। उसकी शक्तियां केवल नील तारा के पहले लेवल पर हैं। वह बस एक चाल में हार जाएगा। 0 ब्लड लाइन। आजकल भी ऐसे योद्धा हैं। कहीं वह एक गुलाम तो नहीं? हाँ हाँ। भीड़ से उपहास भरी हंसी गूंजी। योगेश भीड़ की नजरों के बीच मंच पर चढ़ा। उसने ध्रुव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कुत्ते, जल्दी कर, वक्त बर्बाद मत कर, तू मेरी एक चाल में मरेगा, उसने घमंड से कहा। भीड़ का खून उबल रहा था। सभी चाहते थे कि योगेश एक ही चाल में ध्रुव को धूल चटा दे। ध्रुव शांति से मंच पर चढ़ा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक चाल ठीक, तेरी मर्जी। योगेश ने उसे तिरस्कार से देखा। चल मर कुत्ते। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, योगेश ने तेजी से हमला किया। उसकी 7 सितारा ब्लड लाइन की घातक शक्तियां मंच पर चमक उठीं, जैसे कोई नीला तारा फट पड़ा हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली हो गईं। ध्रुव गायब हो चुका था। योगेश की गति तेज थी, लेकिन ध्रुव उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसकी आंखें दृश्य को पकड़ पाती उससे पहले ही एक जोरदार आवाज गूंजी। धम। योगेश का शरीर मंच से बाहर उड़ गया। वह जमीन पर जोर से गिरा, फिर उछला और 100 मीटर से ज्यादा लुढ़कता हुआ यवेश के पैरों के पास रुका। उसका चेहरा पहचान से परे था, खून और धूल से सना हुआ। पूरा रंगमंच एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। बड़े भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे योगेश की आवाज कांप रही थी, जैसे उसकी हर सांस उसका साथ छोड़ रही हो और उसका सीना मुश्किल से ऊपर नीचे हो रहा था। यवेश ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसने अपने पैर को जोर से नीचे पटका। कड़क आवाज एक गहरे गरज की तरह गूंजी, तेज और अंतिम। योगेश की पसलियां चटक गईं। उनके नुकीले टुकड़े सीधे उसके दिल में धंस गए। उसकी आंखों से आखिरी चमक खो गई और वह एक बेजान कठपुतली की तरह गिर पड़ा। डिंग, बधाई हो ध्रुव। योगेश को मारकर तुमने 1230 एक्सपी पॉइंट्स, 110 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त किए। जो मरने के लायक थे, उन्हें मरना ही था। ध्रुव ने ठंडी नजरों से यवेश को घूरा। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और वो एक खतरनाक हंसी हंसा। यवेश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसकी हड्डियां चटक रही थीं। उसकी आंखों में हत्या की मंशा और गहली हो गई। उसने ध्रुव को उदास नजरों से घरा और बोला, तू कुत्ते, देखता हूं तू कब तक अकड़ दिखा सकता है। अंधेरे में छिपा अमूश अपनी भैंस सिकुड़कर सोच में डूब गया। इतनी तेज गति, इतनी शक्तिशाली पैर की तकनीक, यह कम से कम सुप्रीम स्टार रैंक की तकनीक है। 18 शहरों में ऐसी तकनीक का अभ्यास करने वाले गिने चुने हैं। यह इंसान कौन है? इसकी असली पहचान क्या है? अमोघेश का दिल सवालों से भरा था। वह जानता था कि वृषांत की उड़न तलवार ध्रुव के पास थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। वह देखना चाहता था कि ध्रुव का असली मकसद क्या है। नीलतारा का पहला लेवल, 0 ब्लड लाइन, फिर भी इतनी शक्ति, यह असंभव है। आखिर तू है कौन? अमोघेश ने मन ही मन सोचा। सुरमास उत्साहित हो गया और बोला, बॉस, तुम तो बहुत जबरदस्त हो। एक चाल में उसे खत्म कर दिया। हा हा, क्या प्रतिभा, क्या बकवास ब्लड लाइन, यह सब बेकार चीजें हैं। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब हम दोनों के पास अंदरूनी कुल में प्रवेश की योग्यता है। हमारा लक्ष्य हासिल हो गया। सुरमास ने कहा, बॉस, क्या तुम अब बाकी मुकाबलों को छोड़ने वाले हो? ध्रुव ने कहा, हाँ, हमारा लक्ष्य यह लोग नहीं है, बल्कि वह 4 लोग हैं। हमें बस अंदरूनी कुल में प्रवेश करना है। परीक्षार्थियों में से कोई भी किंग नहीं था। उन्हें मारकर उसे कुछ नहीं मिलता, बस कुछ काल मूल्य थे। ध्रुव वाकई अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। सूरमास ने तुरंत कहा, बॉस, बॉस ही होता है। आधे घंटे बाद 7वां दौर खत्म हुआ और 8वां दौर शुरू हुआ। 8वें दौर की पहली लड़ाई, ध्रुव बनाओ, कृपया आगे। लेकिन घोषिक एल्डर की आवाज खत्म होने से पहले ही ध्रुव ने जोर से चिल्लाया और बोला, मैं हार मानता हूं। उसके शब्द हवा में लटक गए और भीड़ स्तब्ध रह गई। हार मानता हूं? हो, वो हार कैसे मान सकता है? इस अचानक घोषणा ने पूरे मैदान को हक्का बक्का कर दिया। यवेश और बाकी तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। अयन उन चारों में से एक ने ठंडी हंसी छोड़ी। वो डर गया है। उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची। अनूप तो नीलतारा का 4था लेवल योद्धा है और उसकी जन्मजात ब्लदला इन 7वें सितारे के शिखर पर है। ध्रुव को जरूर पता होगा कि वह जीत नहीं सकता, इसलिए उसने हार मान ली। गुलाम तो गुलाम ही होता है। मैदान में चर्चाओं की आवाजें गूंजने लगीं।
ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि ध्रुव का साहस टूट गया है। अगर वह डरता नहीं तो हार क्यों मानता? लेकिन निवेश की आवाज ने शोर को चीर दिया। ध्रुव, रैंकिंग प्रतियोगिता में हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी नीची पहचान उजागर हो जाएगी। एक बार ऐसा हुआ तो तुम्हें धवल कुल का शिष्य बनने का कोई हक नहीं रहेगा। उसने रुककर अपनी आंखें सिकुड़ी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पीछे नहीं हटता। निवेश नहीं चाहता था कि ध्रुव इतनी आसानी से पीछे हट जाए। वो उसे मंच पर घुटनों के बल टूटा हुआ देखना चाहता था, अपमानित, पराजित। सुरमास ने धीमी आवाज में कहा, बॉस, अगर हमारी पहचान उजागर हो गई तो हमारे सारे परिणाम रद्द हो जाएंगे। मुझे डर है कि इस दुनिया में गुलामों के पास कोई मानवाधिकार नहीं थे। कोई भी कुल गुलामों को स्वीकार नहीं करता था। धवल कुल भी इससे अलग नहीं था। अगर उनकी पहचान खुल गई तो ध्रुव और सूरमास को धवल कुल से निकाल दिया जाता। उन्हें फिर कभी नागूर पर्वत श्रृंखला में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलती। ध्रुव की नजरें इवेश पर टिकी। उनमें एक चंचल चमक थी। तुझे अपने लोगों को मरते देखना इतना पसंद है ना? इवेश के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। डरने वाला तो तू है ना? हाँ। ध्रुव की हंसी तेज और विद्रोही थी। वो धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। उसकी हर हरकत में अटल आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी नजरें अनूप पर टिकी और मुस्कुराते हुए पूछा, तू उसका कुत्ता है? अनूप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमीने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा, तो शायद मैं तुझे थोड़ी बेहतर मौत दूं। ओह! ध्रुव की मुस्कान और खतरनाक हो गई। ठीक है, अनूप ने तंज मारा, क्या ठीक है? चल मेरे सामने घुटने टेक, मेरा मतलब है। ध्रुव ने अपनी आवाज को ठंडी फुसफुसाहट में उतारते हुए कहा, तू मरने वाला है। अनूप कुछ कह पाता, उससे पहले ही ध्रुव का दायां हाथ तेजी से खुला और असुर ब्लेड उसकी मुट्ठी में प्रकट हुआ। उसकी काली दांतेदार धार एक हल्की क्रूर आभा के साथ चमक रही थी। ध्रुव का शरीर एक झटके में आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा में एक धुंधली छाया बन गया। ब्लेड की ऊर्जा उसकी अपनी आभा के साथ मिल गई, जिससे उसकी मौजूदगी कुछ जादुई सी लगने लगी। अनूप ने दहाड़ते हुए जवाब दिया। उसका शरीर शक्ति से फट पड़ रहा था। रक्तद बाघ, ब्लड अलाइन, एक भयावह बाघ की छाया उसके चारों ओर उभरी। उसका पीला लाल धारीदार फर का सूर्य की रोशनी में भी चमक रहा था। उसकी गुर्राहट ने हवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। भीड़ सांस रोककर देख रही थी। वाकई अनूप की जन्मजात ब्लड लाइन 7वें सितारे के शिखर पर थी, एक खतरनाक क्रूर शिकारी की ताकत से भरी हुई। गजब! भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव डर गया था। उसे अनूप की ब्लड लाइन के बारे में पहले से पता होगा। इस बार तो वह गया। अनूप ने आत्मसंतुष्ट हंसी के साथ कहा, कमीने, तू इवेश भाई से लड़ने की हिम्मत करता है? तेरी औकात नहीं है, समझा? वह अचानक आगे बढ़ा। रक्तद बाघ की छाया उसके साथ लपकी। उसके पंजे ध्रुव के सीने की ओर बढ़े, लेकिन ध्रुव पहले ही हरकत में आ चुका था। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे उनमें तूफान समा गया हो। असुरा ब्लेड ने एक निचली भयावह धुन छेड़ी। एक फुर्तीली हरकत में ध्रुव बाघ के हमले से बच गया। उसका शरीर एक अलौकिक सुंदरता के साथ मुड़ा। ब्लेड ऊपर की ओर चली। उसके पीछे काली ऊर्जा का एक अर्धचंद्राकार निशान छोड़ते हुए छठ हवा रेशम के फटने की तरह चिर गई। रक्तद बाघ की छाया ने खून भरी चीख निकाली, क्योंकि ब्लेड ने उसे चीर डाला। उसकी आकृति टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। अनूप की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसका आत्मविश्वास एक पल में चूर चूर हो गया, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन की शक्ति एक ही वार में ध्वस्त हो गई थी। ध्रुव ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसका शरीर एकाएक आगे बढ़ा और वह अनूप से टकराया। अनूप ने अपने हाथों से बचाव की कोशिश की, पर असुरा ब्लेड अधिक थी। उसने अनूप की बाहों के बीच से लेकर उसकी ठुड्डी तक एक लाल पतली रेखा खींच दी। अचानक अनूप लड़खड़ा गया। खून उसकी चोट से रिस रहा था। उसके सिर के ऊपर उसका एचपी बार, जो केवल ध्रुव देख सकता था, तुरंत खाली हो गया। उसका शरीर पीछे की ओर डगमगाया और अविश्वास भरी आंखें के साथ वह 2 टुकड़ों में बंट गया। जमीन पर ढह गया, एकदम बेजान। भीड़ सन रह गई। एक ही हमला, तुरंत मौत। छायाओं में छिपा अमोगेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर यह क्या शक्ति थी? वह कट असामान्य था। उसकी ऊर्जा विदेशी थी, लगभग राक्षसी। उसका दिमाग सवालों से भरा था। यह ध्रुव आखिर है कौन? यह क्या छिपा रहा है? इवेश का चेहरा अपमान से तिलमिला गया, मानो एक जोर का जलता हुआ थप्पड़ पड़ा हो। बाकी तीनों भी स्तब्ध खड़े थे। महज 1 महीने में ध्रुव पूरी तरह से बदल गया था, एक ऐसी शक्ति में जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। ध्रुव ने अनूप की लाश की ओर देखा तक नहीं, इसके बजाय वो इवेश की ओर मुड़ा। उसकी नजरें तीखी, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी। मैंने तुझे मुंह दिया था, लेकिन तू नहीं चाहता। ठीक है, अपने सारे लोगों को बुला ले और एक साथ हमला कर।
मैं तेरा वक्त बचा दूंगा। उसके शब्दों में घमंड था, एक खुली चुनौती जो पूरे मैदान में गूंज उठी। ध्रुव अकेला खड़ा था, असुरा ब्लेड उसके हाथ में चमक रही थी, एक शिकारी जो अपने शिकार को सबके सामने ललकार रहा था। क्या तुम मुझे निशाना नहीं बना रहे? तो आओ, अपने सारे आदमियों को एक साथ हमला करने भेजो, मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज एक तलवार की तरह थी, तेज और अड़क जौहर सुनने वाले के दिल में धंस रही थी। अगर वे उसे सस्ता समझते थे तो वह उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर उनकी गलतफहमी तोड़ देगा। कितना घमंडी, इतनी अकड़, यह कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वो धवल कुल को आखिर समझता क्या है? क्या कुछ नील तारा स्तर के योद्धाओं को हराने से वह खुद को आसमान का सितारा समझने लगा है? धवल कुल के बाहरी शिष्यों में असंतोष की लहर दौड़ गई। कई लोग विवेश का समर्थन कर रहे थे, उसकी खास पहचान के कारण। वे उसके सामने अपनी शान दिखाना चाहते थे, शायद इस उम्मीद में कि भविष्य में उन्हें सीधे अंदरूनी कुल में प्रवेश मिल जाए। सुरमास आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ा और ध्रुव के बगल में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भी जुनून की चमक थी। ध्रुव ने नजरें घुमाई, उसकी ठंडी मुस्कान अब भी बरकरार थी। क्योंकि तुम सब इतने नाक हो तो क्यों ना तुम सब एक साथ मुझ पर हमला कर दो। उसके पहले वाले शब्द परीक्षार्थियों के लिए तो यह शब्द सभी बाहरी शिष्यों के लिए थे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गुस्से भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। कमीने, इतनी अकड़ मत दिखा, यह कोई तेरे बाप की जगह नहीं है। घमंडी मत बन। कुछ मुकाबले जीतने के बाद तुझे लगता है तू आसमान जमीन का मालिक है। आखिर तेरी औकात ही क्या है? आलोचना और उपहास की लहरें चारों ओर से उठने लगीं, मानो मैदान एक उबलते हुए समुद्र में बदल गया हो। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर अब भी वही ठंडी अटल मुस्कान थी। उसकी नजरें इवेश पर जमी रही। अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तुम चारों एक साथ मुझ पर हमला करो। हिम्मत कैसे हुई? एक गहरी गजन भरी आवाज गूंजी। धवल कुल का एक एल्डर हरिशंकर भारी कदमों से मंच की ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कुत्ते, तू बहुत घमंडी हो रहा है। ध्रुव ने ठंडे लहजे में हंसी छोड़ी। उसकी नजरें एल्डर पर टिकी। माफ करना, मैं बस इतना घमंडी हूं। अगर दम है तो मुझे काट ले। वास्तव में ध्रुव को किसी का डर नहीं था। एक साधारण से एल्डर की तो बात ही छोड़ो, अगर धवल कुल का कुलपति भी उसके सामने होता तो वह पलक झपकाए बिना उसका सामना करता। जो भी उसकी राह में अकड़ दिखाएगा उसे वह उड़ा देगा। उसके पास ओमवर्स तोप की ऊर्जा थी, पूरी तरह भरी हुई। कौन उससे ज्यादा घमंड दिखा सकता था? कुत्ते, हरिशंकर ने ध्रुव को घूरा। उसकी हथेली से एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर निकली जो मंच की ओर बढ़ी। पहले देख ले कि तू कहाँ आड़ दिखा रहा है। उसी पल इवेश की आवाज गूंजी, एल्डर हरि, रुक जाओ। हरिशंकर स्तब्ध रह गया। इवेश, यह कितना घमंडी है। अगर हम इसे सबक नहीं सिखाएंगे तो यह तो हम सभी के सिर पर नाचने लगेगा। इवेश ने एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। बस दो कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या तुम भी कुत्तों के साथ भौंकने लगोगे? ऐसा करके तुम भी उनके जैसा बन जाओगे। फिर वह ध्रुव को घूरते हुए बोला, कमीने, तू मुझे चुनौती देना चाहता है ना? तेरी मर्जी। उसने खिलवाड़ भरे लहजे में हंसा। उसके मन में एक ठंडी चाल चल रही थी। देखते हैं तेरे पास और क्या ताकत है। ध्रुव ने और ज्यादा घमंड के साथ कहा, क्या तुझे लगता है तेरे आदमी मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? मेरी मानो तो तुम सबको एक साथ आना चाहिए। कुत्ते, बहुत घमंडी मत बन। अयन ने गुस्से से दहाड़ा। तुझे अच्छे से पता है तू कौन है। हमें तेरा भेद खोलने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा तू कुत्ता भी नहीं बन पाएगा। सुरमास का खून खोल उठा। तेरी दादी की, तो वह गुस्से में चिल्लाया। अयन की नजरें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे लहजे में हंसा। लगता है तू पहले की मार भूल गया। अगर हिम्मत है तो फिर से मुझसे लड़। सूरमास ने जवाब दिया, उसकी मुट्ठियां कसकर भेंची हुई थीं। अयन का चेहरा और भयानक हो गया। क्या तुझे लगता है मैं तुझ जैसे कचरे से डरता हूं? इवेश ने अयन को रोका। जल्दबाजी मत कर। ध्रुव ने भी सूरमास की ओर देखा। तू पहले नीचे जा। सूरमास हैरान रह गया। बॉस, तुम अकेले 7-8 लोगों से निपटने वाले हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरूरत नहीं, ध्रुव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तू बस किनारे खड़ा रह। उसी पल इवेश की आंखों में एक चमक उभरी। उसने एक इशारा किया और 8 प्रतिभाशाली शिष्य एक एक करके मंच पर उतर आए। उनकी नजरें ध्रुव पर जमी थीं, जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार को घेर रहे हों। ध्रुव मंच के बीच में खड़ा था। उसकी नजरें उन पर धीरे धीरे घूमी। वह हंसा। उसकी हंसी में एक ठंडी खतरनाक धार थी। यही है तेरे भर्ती किए हुए प्रतिभाशाली। कमीने, तू मौत को बुला रहा है। उनमें से एक शिष्य ने दहाड़ा, अपनी जान दे दे। दूसरा चिल्लाया, मर। तीसरे ने गुर्राते हुए कहा। आठों एक साथ हिले। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा में एक तेज सिटी की आवाज गूंज उठी। उनके हथियार चमके, प्रत्येक के पीछे उनकी ब्लड लाइन की शक्ति थी। आग, गरुड़ और भेड़िए की छाया
उनके साथ लहरा रही थीं, लेकिन ध्रुव की आंखों में एक खूनी चमक उभरी। उसकी मंशा एक दमकते हुए ज्वाला की तरह भड़क उठी। असुरा ब्लेड उसके हाथ में भन-भनाने लगी, जैसे कोई क्रूर आत्मा उसमें समा गई हो। वह एक कदम आगे बढ़ा। असुरा स्लैश एक तेज लाल रेखा हवा में चमकी। ब्लेड की ऊर्जा ने पहले शिष्य को बीच से चीर दिया। उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया। खून का फव्वारा हवा में उछला और वह बिना चीखे ही जमीन पर दह गया। ध्रुव का शरीर नीचे झुका। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक धुंधली सी छाया बन गया। तूफानी पैर तकनीक उसने ताबड़तोड़ कई जोरदार लात मारी। धम धम धम। दूसरा शिष्य 100 मीटर दूर उड़ गया। उसका सीना धंस गया और वह कांपता हुआ जमीन पर गिरा। ध्रुव ने एक और कदम बढ़ाया। असुरा ब्लेड को नीचे की ओर झटका। एक और लाल रेखा चमकी और उस शिष्य का शरीर दो हिस्सों में कट गया। खून की धाराएं मंच को रंग रही थीं। भेड़िया किंग लोहा मुक्का ध्रुव ने अपने खाली हाथ को भारी तोप की तरह घुमाया। उसका मुक्का तीसरे शिष्य के सीने से टकराया और वो उड़ता हुआ मंच से बाहर जा गिरा। उसकी हड्डियां चटक गईं। ध्रुव का शरीर एक नागिन की तरह मंच पर नाच रहा था। हर चाल सटीक थी, हर हमला खतरनाक। असुरा ब्लेव की भनभनाहट और खून की छींटों ने एक भयावह सिम्फनी रच दी थी। यह हिंसा का नृत्य था, एक ऐसी कला जो सुंदरता और विनाश का मिश्रण थी। धम धम। एक और शिष्य उड़ गया। ध्रुव ने फिर से कट मारा और एक और शरीर जमीन पर निढाल गिर पड़ा। मंच अब खून से तर हो चुका था और हवा में मृत्यु की गंध घुल गई थी। भीड़ सन रह गई। 8 प्रतिभाशाली शिष्य, जिनमें से हर एक भविष्य में धवल कुल का गौरव बन सकता था, ध्रुव के सामने कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गए। एक चाल में उड़ गए, एक चाल में मर गए। हर बार जब एक शिष्य मरता, इवेश के चेहरे पर जैसे एक और थप्पड़ पड़ता। उसका चेहरा अपमान और आश्चर्य से काला पड़ गया। महज 1 महीने में क्या हुआ था? एक साधारण कंतारा स्तर का योद्धा बिना किसी ब्लड लाइन की प्रतिभा के इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? यह असंभव था। धम धम धम, डिंग डिंग डिंग, सूचना की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रहीं। हर बार जब ध्रुव पूरी ताकत से हमला करता, वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका दुश्मन मर नहीं जाता। 3 मिनट से भी कम वक्त में मंच पर केवल ध्रुव बचा था। असुरा ब्लेड उसके हाथ में अब भी खून से टपक रही थी। उसके होठों का एक कोना ऊपर उठा और वह बर्फीले लहजे में हंसा। और कौन? उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा घमंड था जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देता था। और कौन था? सब लोग स्तब्ध रह गए। ध्रुव ने अपने ब्लेड को हल्के से हिलाया और उसकी नजरें दूर खड़े इवेश पर टिक गईं। क्या तू अब भी जारी रखना चाहता है? उसने इशारे से पूछा। उसका ब्लेड इवेश की ओर तना हुआ था। यह नग्न खुला उकसा हुआ था। इवेश की आंखें ठंडी हो गईं। वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक गहरी भयानक धार थी। तू सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गया ना? ठीक है, अब तुझे थप्पड़ मारकर सबसे नीचे पटकने का वक्त है। निवेश को कभी नहीं लगा था कि यह 8 शिष्य ध्रुव को हरा पाएंगे। उसे उनकी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। वो बस चाहता था कि ध्रुव और ऊंचा चढ़े, ताकि वह उसे और बेरहमी से कुचल सके। तभी मारने में मजा आता है। उसी पल अयन आगे आया। बड़े भाई, मुझे लड़ने दो। निवेश ने अयन को देखा, एक पल सोचा, फिर बोला ठीक है। अयन मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे देखते ही सूरमास भी आगे बढ़ा। बॉस, मुझे इस शख्स से लड़ने दो। मैं बदला लेना चाहता हूँ। ध्रुव ने उसे देखा लेकिन सूरमास ने उसे बीच में काटा। मुझे पता है मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे हराना ही होगा। पिछली बार पहाड़ी पर अयन ने उसे बेरहमी से कुचल दिया था। उस अपमान ने सूरमास के दिल में गुस्से की अग्नि जला दी थी। वो उस आग को अब और दबा नहीं सकता था। इस बार वह बदला लेगा। ध्रुव ने सूरमास के चेहरे पर गंभीरता देखी। उसका दिल हल्का सा हिला। ठीक है, उसने कहा, मैं इस लड़ाई का इस्तेमाल करूंगा ताकि तू अपनी ब्लड लाइन की शक्ति के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके। सूरमास मंच पर चढ़ा। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा और बदले की आग साफ दिख रही थी। अयन ने ठंडे तिरस्कार भरे लहजे में हंसा। पिछली बार मैंने तुझे कुत्ते की तरह पीटा था और तू फिर भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है। अगर मैं तेरी जगह होता तो पूंछ दबाकर भाग जाता। सूरमास के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं बदला लेना चाहता हूं। बदला? तू? अयन क्रूरता से हंस पड़ा। देखता हूं मैं तुझे तेरे असली रूप में कैसे बाहर निकालता हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अयन की आकृति हिली। उसके पैरों के नीचे कई परछाइयां एक दूसरे से टकराईं, जैसे काले बादल उमड़ रहे हों। उसका शरीर हवा की तरह मंच की ओर बढ़ा, इतनी तेजी से कि दर्शकों की नजरें उसे पकड़ नहीं पाईं। उसकी ब्लड लाइन की शक्ति, एक गिद्ध की छाया, उसके चारों ओर लहराने लगी, जिसके पंख हवा को चीर रहे थे। सूरमास ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसके शरीर पर एक मोटे लोह कवच की छाया उभरी, जो उसकी त्वचा पर चमक रही थी। उसकी ब्लड लाइन
हालांकि कमजोर, फिर भी उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रही थी। लोह कवच अयन ने तंज कसते हुए हंसा। चाहे कितना भी मोटा कवच हो, यह बेकार है। इस दुनिया में ब्लड लाइन प्रतिभा जरूरी है, लेकिन शक्ति स्तर उससे भी ज्यादा मायने रखता है। अयन की शक्ति एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसकी मुट्ठियां भारी हथौड़ों की तरह थीं और वह सूरमास की ओर लपका। एक जोरदार हमला सीधे सूरमास के सीने पर उतरा। कड़क लौह कवच चकनाचूर हो गया, जैसे कांच का बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाए। सूरमास का सीना धंस गया। उसकी एक पसली टूटने की आवाज गूंजी। खून का एक फवारा उसके मुंह से उछला और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। कुछ खून मंच पर बिखर गया, जैसे लाल रंग की बारिश। सूरमास की आंखें आश्चर्य और दर्द से फैल गईं, लेकिन उनमें एक जिद्दी चमक थी, जैसे एक बैल जो हार मानने को तैयार नहीं हो। उसने अपनी मुट्ठियां फिर से भी और एक गहरी दहाड़ के साथ जवाबी हमला किया। हवाला अयन ने क्रूर हंसी छोड़ी। कचरे, तू बहुत धीमा है। जिस पर सूरमास ने हमला किया, अयन पहले ही एक कदम पीछे हट चुका था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा में एक धुंधली छाया बन गया। सूरमास का हमला हवा में खाली चला गया। ब्लड लाइन और शक्ति स्तर के मामले में अयन सूरमास को पूरी तरह कुचल रहा था। ताकत के मामले में भी यही था। सूरमास उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? कचरे, मेरा वार फिर आ रहा है, रोक कर दिखा। अयन की आवाज एक विजेता की तरह गूंजी। उसकी आकृति फिर से गायब हो गई और वह बिजली की तरंग की तरह सूरमास की ओर लपका। ध्रुव की बोहें सिकुड़ गईं। वह तेजी से मंच की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह मंच तक पहुंच पाता, 3 एल्डरों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी। तुम मंच के मुकाबले में दखल नहीं दे सकते। अगर तुमने हिम्मत की तो हमें दोष मत देना कि हम बेरहम हो गए। ध्रुव की नजरें ठंडी हो गईं। उसे इन एल्डरों की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सूरमास पर था, जो मंच पर खून से लथपथ हो रहा था। सूरमास ने चिल्लाकर कहा, बॉस, मैं अभी भी टिक सकता हूं। यह बोलते हुए उसने अपने दोनों पैर मंच की फज में दे मारे। फर्श में दरारें गहरा गईं। सूरमास के पैर जमीन में धंस गए, जैसे वह मंच को अपनी जड़ों से पकड़ रहा हो। उसी समय एक और वार पड़ा। सूरमास का शरीर लड़खड़ा गया और एक और हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। मगर इस बार वो अपनी जगह डिग रहा। उसकी मांसपेशियां उभर आईं। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने दहाड़ कर कहा, फिर से आ। क्या बस इतनी सी ताकत है तेरे पास? क्या यह आदमी पागल हो गया है? भीड़ में से एक आवाज गूंजी। लग तो ऐसा ही रहा है। दूसरा बोला, पैर जमीन में गाड़कर लकड़ी के पुतले की तरह मार खाने का इंतजार करना, यह एक पागल ही कर सकता है। तिरस्कार भरी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। सूरमा सयन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। उसकी ब्लड लाइन और शक्ति स्तर दोनों दबाए जा रहे थे। वह जवाबी हमला नहीं कर पा रहा था और उसके पैर जमीन में गड़े होने से वह और भी असहाय लग रहा था। इसे मौत को बुलाना ही कहते हैं। लेकिन सूरमास के चेहरे पर अब भी एक जिद्दी घमंडी भाव था। उसने फिर से दहाड़ा, आ कमीने, मुझे मार आकाया और मुझे मार डाल। उसकी आवाज में एक पागलपन था, जैसे वह मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो। अयन ने ठंडे लहजे में हंसा, मरना चाहता है? चल, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। अयन फिर से लपका। उसके हाथ बिजली की तरह चमके। सूरमास पूरी तरह रक्षा में था और अयन के हमलों को अपने शरीर पर पड़ने दे रहा था। हर हमले के साथ वह ताज़ा खून उगल देता। महज 1 मिनट में सूरमास का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसके शरीर पर हर आकार के घाव थे। त्वचा फट चुकी थी, मांस चितड़े हो गए थे और हड्डियां नजर आ रही थीं। खून की धाराएं मंच को लाल रंग में रंग रही थीं। लेकिन सूरमास ने दर्द से कराह नहीं की। इसके बजाय वह और जोर से चिल्लाया, फेरा, क्या तू औरत है? थोड़ी और ताकत लगा। मैं यहां खड़ा हूं और तुझे मारने दे रहा हूं, लेकिन तू मुझे मार भी नहीं सकता। कचरा कौन है? उसके हर शब्द में आग थी, जैसे वह अयन को ललकार रहा हो। भीड़ स्तब्ध थी। वह सचमुच पागल हो गया है। किसी ने फुसफुसाया, ऐसा पागलपन कैसे संभव है? अयन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखता हूं तू कब तक टिकता है। उसने अपनी मुट्ठियां और जोर से भी उसके शरीर से 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं फट पड़ी। एक गिद्ध की छाया और दूसरी उसकी नील तारा स्तर की क्रूर शक्ति। वो फिर से सूरमास की ओर लपका। सूरमास ने जोर से हंसा, अपनी सबसे मजबूत ताकत से मुझे मार। वह जानता था कि जब एयन अपना सबसे मजबूत हमला करेगा तो उसकी रक्षा सबसे कमजोर होगी। हर योद्धा की यही कमजोरी थी, हमले और रक्षा में से एक को चुनना पड़ता था। सूरमास उस मौके का इंतजार कर रहा था जब अयन अपनी सारी शक्ति हमले में झोंक देगा, और वो मौका अब आ गया था। अयन का वार एक तूफान की तरह आया। उसकी मुट्ठियां गिर की छाया के साथ चमकी, लेकिन उसी पल सूरमास की हंसी तेज हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भी
और उसके कपड़े उसकी उभरी हुई मांसपेशियों के दबाव से फट गए। जिस पल एन का हमला पड़ा, सूरमास का शरीर हल्का सा आगे झुका। उसके पैर जो मंच में गड़े थे, इन्हें जोर से सहारा लिया। उसका सिर एक पागल सांड की तरह आगे की ओर था। धम मंच की फर्श में और गहरी दरारें पड़ गईं। सूरमास के शरीर में लंबे वक्त से दबी हुई शक्ति एकाएक फट पड़ी। उसका शरीर एक गुस्से में भरे गैंडे की तरह आगे बढ़ा और वह अयन के सीने से टकराया। कड़क अयन की आंखें बाहर निकल आईं। उसने खून की एक उल्टी की और उसका पूरा शरीर उलटकर जमीन पर जा गिरा। सूरमास के हाथ राक्षस की तरह थे। अयन को अचानक पकड़ लिया गया और वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सका। मैं तुझे बताऊंगा असली ताकत क्या होती है। सूरमास ने दहाड़ा यह असली ताकत समझा। उसके घूंसे भारी तोपों की तरह थे, जैसे एक पागल सांड जो अपने शिकार को चीर देना चाहता हो। उसने अयन पर बेतहाशा मुंह बरसाए। धम धम, तूने कहा मेरा बॉस कचरा है। उसके भारी भरकम मुंह के अयन के चेहरे पर बार बार पड़ रहे थे। अब तू क्या है? तू बस कचरा है। आधे मिनट से भी कम समय में अयन का चेहरा सूज गया, खून से लथपथ हो गया। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी और आंखों में आत्मविश्वास की जगह अब डर नजर आ रहा था। दूर खड़े इवेश की आंखें भयानक हो गईं और उसने इशारा किया। उसी पल विवन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति मंच पर उतरी और उसने सूरमास को ऊपर से नीचे की ओर घूरा, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को ताक रहा हो। ध्रुव की नजरें गहरी हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, क्या वो मंच के मुकाबले में दखल दे सकता है? तीनों एल्डरों ने ठंडे लहजे में हंसा। हमें कुछ दिखा नहीं, लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, ध्रुव ने समय बर्बाद नहीं किया। उसके दाहिने हाथ की एक हल्की हलचल के साथ एक काला दंड उसके हाथ में प्रकट हुआ। काल ऊर्जा की एक लहर उसके दंड से फट पड़ी और उसने तीनों एल्डरों की ओर जोर से हमला किया। धम, तीनों एल्डर उलट गए जैसे पत्ते हवा में उड़ जाए। ध्रुव के तूफानी पैर हिले और उसने हवा में खड़े विवन की ओर एक जोरदार लात मारी। हाँ, MPH2 मौत को बुला रहा है। इवेश की आवाज एक गर्जन की तरह गूंजी। उसकी आकृति बिजली की तरह हिली और एक भारी दबाव मंच पर नीचे उतरा। धम, ध्रुव का शरीर उड़कर दूर जा गिरा मंच के किनारे पर। दूसरी ओर विवन की हथेली सुरमास के सिर की ओर नीचे उतरी, जैसे एक विशाल पंजा जो उसे कुचल देना चाहता हो। सूरमास ने अपने मुंह से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो आधा कदम धीमा था। विवन का हमला पहले उतरा। कड़क सूरमास का शरीर उलट गया और वह मंच से उड़कर जमीन पर जा गिरा। उसका सिर फटने की कगार पर था। उसके कानों में गरज की तरह गूंज रही थी। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी और उसका शरीर डगमगा रहा था, जैसे वह और टिक नहीं सकता। एक पल में सब कुछ बदल गया। ध्रुव और सूरमास एक बार फिर हार गए। ध्रुव मंच के बाहर उतरा। उसका चेहरा अटल था। सूरमास मंच से नीचे गिरा। उसका शरीर खून और घावों से लथपथ था। इवेश धीरे धीरे मंच पर उतरा और ठंडे लहजे में हंसते हुए बोला, मुझसे लड़ना चाहता है? तू अभी बहुत कच्चा है। द्रवित भी मंच पर पहुंच गया। चारों इवेश, विवनयन और द्रवित ने ध्रुव और सूरमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इवेश की आंखों में एक क्रूर चमक थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मारो। जिस पल इवेश और उसके साथी ध्रुव और सूरमास को मारने आगे बढ़े, तभी एक तेज अधिकार भरी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। रुको! अमोगेश धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आकृति मंच की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी अनिश्चित चमक थी। ध्रुव ने उसे देखा और उसका दिल हल्का सा डूब गया। वह फिर से हार गया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई एल्डर बाहर आकर उन्हें रोकेगा। इवेश ने अमोगेश की ओर देखा और तुरंत अपनी क्रूर आभा वापस खींच ली। अमोक चाचा, उसकी आवाज में सम्मान था। मास्टर विवन, द्रवित और खून से लथपथ अयन ने एक साथ सिर झुकाकर कहा। अमोगेश मंच के करीब पहुंचा, ध्रुव को ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने हल्के स्वर में कहा, आज इस मामले को यहीं छोड़ दो। वो अभी भी ध्रुव की असली पहचान नहीं जानता था। वो यह भी नहीं समझ पाया था कि ध्रुव का असली मकसद क्या है। लेकिन एक बात वो निश्चित रूप से जानता था कि अगर यह लड़ाई जारी रही तो ध्रुव और सूरमास की मृत्यु निश्चित थी, और वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। नहीं, इवेश ने तुरंत जवाब दिया, चाचा इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। इवेश के दिमाग में स्वर्गीय नियति पिल और लायबा का ध्रुव के प्रति व्यवहार बार बार घूम रहा था। वो किसी भी कीमत पर ध्रुव को धवलकुल में नहीं रहने देना चाहता था। उसका गर्व, उसकी हैसियत, सब कुछ दांव पर था। उसी पल ध्रुव की ठंडी हंसी हवा में गूंजी। यह तो बस शुरुआत है। तुम हार कैसे मान सकते हो? अमोगेश की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गर्जन भरी आवाज में चिल्लाया, अगर मैं कहता हूं कि इसे छोड़ दो तो छोड़ दो। कोई भी लड़ाई जारी नहीं रख सकता। उसकी आवाज में एक ऐसी गरिमा थी कि पूरा बाहरी कुल हिल गया। मंच के चारों ओर का माहौल एक पल के लिए थम सा गया। अंधेरे में छिपे कुछ एल्डर आपस में फुसफुसा रहे थे।
वो उन्हें क्यों रोक रहा है? उस लड़के का नाम ध्रुव है। उसके पास कोई जन्मजात ब्लड लाइन नहीं है। और वो सूरमास बस एक 3 सितारा ब्लड लाइन वाला बेकार योद्धा। अगर ऐसे लोग मर जाते हैं तो मरने दो। इससे धवल कुल को क्या फर्क पड़ता है? फिर अमोघेश उन्हें क्यों बचा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वृषांत की उड़न तलवार उस लड़के के पास है? सही कहा तुमने। यह संभव है। संभव क्या? बिल्कुल है। अमोघेश कौन है? वह प्रशांत की उड़न तलवार की आभा भांप सकता है। उसने जानबूझकर यह बात छिपाई कि वह तलवार ध्रुव के पास है। अगर ऐसा है तो उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ सकते। दूसरी ओर विवन द्रवित और पिटा हुआ आयन अपने सिर झुकाए खड़े थे। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन इवेश अलग था। उसने ठंडे स्वर में कहा, चाचा, यह दोनों धवल कुल में शामिल होने के लायक नहीं है। अमोगेश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इवेश, इन दोनों ने परीक्षा पास की है। वह शामिल होने के लायक क्यों नहीं है? इस बारे में मुझसे और उलझो मत। मैं कहता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, इवेश ने बीच में टोक दिया, वो दोनों गुलाम हैं। उसके शब्द हवा में एक धमाके की तरह फटे। अमोगेश का चेहरा एक पल के लिए गहरा पड़ गया। गुलाम उसकी आवाज में अविश्वास था। गुलाम भीड़ में से कई आवाजें गूंजी। गुलामों को कुल में शामिल होने की कोई योग्यता नहीं होती। अगर वे गुलाम हैं तो उनकी योग्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। उन्हें धवल कुल से बाहर निकाल देना चाहिए। आसपास तीव्र चर्चाएं शुरू हो गईं। बाहरी शिष्यों की भीड़ में हंगामा मच गया। कई अंदरूनी कुल के शिष्यों ने भी चिल्लाकर कहा, सही कहा, हम इन गुलामों को अपने कुल में शामिल नहीं होने दे सकते। उनकी हैसियत बहुत नीच है। अगर हम उन्हें शामिल होने देंगे तो धवल कुल की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। सब ने समर्थन किया। इवेश ने गर्व भरी हंसी छोड़ी और ध्रुव को घरा। कुत्ते, मुझे अपने सीने पर गुलाम का निशान दिखा। ध्रुव ने सूरमास को कुछ हील पिल दी, जिन्हें निगलते ही सूरमास की चोटें थोड़ी स्थिर हो गईं। उसका चेहरा अब भी खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी। ध्रुव ने ठंडे लहजे में हंसा। हाँ, मैं गुलाम हूं। तो क्या? उसने बिना किसी झिझक के अपनी पहचान स्वीकार कर ली। ध्रुव को किसी भी रुतबे या रसूख की परवाह नहीं थी। गुलाम हो या भिखारी, उसे क्या फर्क पड़ता था? सुना तुमने? उसने स्वीकार किया कि वह गुलाम है। भीड़ में से एक आवाज चिल्लाई, वह सचमुच गुलाम है। हम उन्हें कुल में शामिल नहीं होने दे सकते। गुलाम का कुल में शामिल होना असंभव है। अमोगेश का दिल हल्का सा डूब गया। वह गुलाम कैसे हो सकता है? उसने ध्रुव को घूरते हुए पूछा, क्या तुम सच में गुलाम हो? अगर तुम मना कर दो तो कोई भी तुम्हें कपड़े उतारकर सत्यापित करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ध्रुव ने उदारता से लेकिन एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं गुलाम हूं। लेकिन तो क्या? इवेश की हंसी मंच पर गूंज उठी। कुछ नहीं, बस इतना कि तुम्हारी धवल कुल में शामिल होने की औकात नहीं है। हा हा, निकल जाओ। धवल कुल से बाहर निकल जाओ। यहाँ गुलामों का स्वागत नहीं है। हंगामा बढ़ता जा रहा था। शिष्यों की भीड़ ध्रुव और सूरमास का मजाक उड़ा रही थी। गुलाम की पहचान का अपमान होना तय था। उसी पल एक तेज गुस्से भरी आवाज भीड़ को चीरती हुई गूंजी। लायबा जल्दी से सामने आए और ध्रुव के पास पहुंची। उसकी आंखों में आग थी। गुलाम होने से क्या? यह दोनों इतने ताकतवर हैं कि तुम में से कितने उनके सामने टिक सकते हो? तुम उनके सामने कचरे की तरह हो, फिर भी उन पर हंसने की हिम्मत करते हो। उनका मजाक उड़ा रहे हो। इसका मतलब तुम लोग गुलामों से भी कहीं गए गुजरे हो। लाइबा की आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि भीड़ एक पल के लिए सन रह गई। ईवेश ने लाइबा को घूरा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। धवल कुल में लाइबा को सभी उसकी औरत मानते थे, लेकिन अब वह एक बाहरी गुलाम के साथ खड़ी थी। उसका गर्व चूर चूर हो रहा था। सूरमास ने लाइबा को देखा और हैरानी से बोला, बॉस, ये कौन है? मुझे क्यों लगता है कि मैंने इसे पहले देखा है? ध्रुव ने हल्के से जवाब दिया, मैंने जो वादा किया था वह पूरा कर दिया। मैंने परीक्षा में हिस्सा लिया और मैंने इसे पास भी कर लिया। तो लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, लायबा ने तुरंत टोक दिया, अभी नहीं, तुमने धवल को संकट से नहीं बचाया। तुम अभी धवल कुल के असली शिष्य नहीं बने। अरे बाप रे! ध्रुव ने मन ही मन गाली दी। मैं बस मिशन लेना चाहता था और अच्छे से काम करके चला जाना। तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह वाकई धवल कुल में नहीं रहना चाहता था। एक कुल में शामिल होना सबसे बेकार बात, साधना के संसाधन, उसे उनकी जरूरत नहीं थी। वह क्या चाहता था? सिर्फ इंसानों और जानवरों को मारकर अनंत शक्तिशाली बनना। कुल में शामिल होने से उसे सिर्फ बंधन मिलते। जब वह बात कर रहे थे, इवेश का चेहरा और भयानक हो गया। उसकी बाहों के बीच की जगह कांप रही थी और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। अचानक उसने एक विचार के साथ चिल्लाया, नत्थु भन! एक भनभनाहट के साथ एक काली छाया हवा में उभरी। एक तेज भयंकर पंजा सूरमास के सिर के ऊपर उतरा। उस पंजे से एक खतरनाक शक्ति निकली जो तुरंत सूरमास की ब्रदरलाइन शक्ति को पागलपन से सोखने लगी।
यह इतना तेज था कि सूरमास को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। उसका शरीर हिल गया और उसकी आंखों में दर्द और आश्चर्य की चमक उभरी। इवेश ने ठंडे लहजे में, हंसा, ब्लड लाइन प्रतिभा, यह जल्द ही खत्म हो जाएगी। और तू उसकी नजरें ध्रुव पर टिक गई और उसने फिर से चिल्लाया, मघु, धम, स्वर्ग, विनाश। हथेली बिना किसी चेतावनी के, एक विशाल हथेली शून्य से प्रकट हुई और सीधे ध्रुव के सीने पर उतरी। ध्रुव का शरीर धंस गया, जैसे एक पहाड़ उस पर गिर पड़ा हो। वह सिर्फ आधा कदम पीछे हट सका, लेकिन उसकी शक्ति को रोकने की कोशिश बेकार थी। कड़क, उसके शरीर के 8 चक्र एक पल में सील हो गए। उसकी शक्ति, जो अभी तक एक तूफान की तरह थी, अचानक थम गई, जैसे एक इंजन जिसमें पूरा तेल खत्म हो जाए। उसकी आभा कमजोर पड़ने लगी और वह पूरी तरह सील हो गई। इवेश ने आत्मसंतुष्ट हंसी छोड़ी। तेरी सारी शक्ति खत्म हो गई, अब तू बस एक कचरा है। उसकी नजरें लाइबा पर मुड़ी। लाइबा, गुलाम की हैसियत, कोई ब्लड लाइन नहीं, कोई शक्ति नहीं। अब मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या इनमें धवल कुल में शामिल होने की योग्यता है? हाँ, लाइबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इवेश, तू बहुत नीच है, उसने चिल्लाकर कहा। इवेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नीच? यह तो कमजोरों का बहाना है। कोई ब्लड लाइन प्रतिभा नहीं है ना? मैं तुझे दिखाऊंगा कि ब्लड लाइन प्रतिभा क्या होती है। ध्रुव की शक्ति सील हो चुकी थी, लेकिन उसकी स्पेस रिंग अभी भी काम कर रही थी। गुलाम की हैसियत, ब्लड लाइन की शक्ति निकाल ली गई, सारी शक्तियां सील कर दी गईं। क्या यह चीजें किसी इंसान को उसके मूल कमजोर रूप में वापस ला सकती थीं? शायद हाँ, लेकिन ध्रुव जैसे पागलपन की हद तक पहुंचे इंसान के लिए नहीं। जितना तुम उसे दबाने की कोशिश करते, उतना ही वह और भड़कता था, जैसे जंगल की आग जो राख से भी फिर से भड़क उठे। सूरमास, इधर आ। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने इवेश की ओर देखते हुए कटार जैसे लहजे में कहा, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और साफ साफ देख। मैं आज तुझे बताऊंगा कि जन्मजात ब्लड लाइन क्या होती है। सूरमास का शरीर अभी भी दर्द से कांप रहा था। उसकी लोगज गैंडा ब्लड लाइन क्रूरता से निकाल ली गई थी। उसका शरीर जैसे ढह रहा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। ध्रुव की आवाज सुनकर वह मुश्किल से आगे बढ़ा और बोला, बॉस, हम। ध्रुव ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और अपनी स्पेस रिंग से एक चमकती हुई रक्त लाल बूंद निकाली। इस खून की बूंद को निगल ले। यह तेरे लिए तैयार की गई ब्लड लाइन शक्ति है। भीड़ में एक हलचल मच गई। इवेश, विवन और द्रवित की आंखें सिकुड़ गईं। विवन ने ठंडे तंज भरे लहजे में हंसा, हाय एमपी हेच, रहस्यमय बनने की कोशिश मत कर। 3 सितारा ब्लड लाइन भी तुझे किस्मत से मिली होगी। अगर कोई उच्च स्तरीय ब्लड लाइन होती तो क्या तेरे जैसा शून्य प्रतिभा वाला उसे खुद के लिए नहीं रखता, किसी और को दे देता? क्या तू पागल है या तुझे लगता है हम पागल हैं? इससे तो लगता है कि यह बड़ा आदमी मंदबुद्धि है जो तेरी बात मान रहा है। 3 सितारा ब्लड लाइन अच्छी थी, लेकिन उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पास 9 सितारा ब्लड लाइन थी, जो किसी भी ब्लड लाइन को आसानी से कुचल सकती थी। इसके अलावा अगर ध्रुव के पास वाकई कोई शक्तिशाली ब्लड लाइन होती तो वह उसे खुद में सम्मलन क्यों नहीं करता, किसी और को दे देता? क्या दुनिया में ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति भी होता है? विवन को इस पर यकीन नहीं था। बिल्कुल सही कहा, इवेश ने हंसी के साथ समर्थन किया। क्या तू खुद बिना किसी ब्लड लाइन के रहता? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस मंदबुद्धि को प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना? नत्थु और मगरू खामोश रहे। जब तक उन्हें आदेश नहीं मिलता वो कोई कदम नहीं उठाते। आमोगेश भी ध्रुव को उत्सुकता से देख रहा था। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, तो अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और अच्छे से देख। सूरमास का चेहरा गुस्से से लाल था। इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा बस ध्रुव ही था जिसने उसका साथ दिया था, उसे इंसान समझा था, चाहे यह ब्लड लाइन बेकार हो या नहीं। अगर ध्रुव उसे प्रयोग का चूहा भी बनने को कहता तो वह बिना पलक झपकाए मान लेता। उसकी जान ध्रुव की थी। उसने उस रक्त लाल बूंद को एक घूंट में निगल लिया। धम, तुरंत सूरमास के शरीर से एक राक्षसी बैल के कदमों की गूंज निकली, जैसे कोई प्राचीन दानव जाग उठा हो। उसके शरीर से एक जलती हुई सुनहरी रोशनी फट पड़ी, जो दिन में सूर्य की रोशनी को भी फीका कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, भन भन, एक के बाद एक भनभनाहट की आवाजें गूंजी। सूरमास की नाक से भाप निकल रही थी। उसकी आंखें एक क्रुद्ध बैल की तरह चमक रही थीं। उसके शरीर की टूटी हड्डियां चटक रही थीं, लेकिन यह चटकन मृत्यु की नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की थी। हर चटकन के साथ उसका शरीर जैसे नया बन रहा था। उसकी मांसपेशियां और मजबूत हो रही थीं। हा हा, विवन ने तंज कसते हुए हंसा। यह तो सच में एक प्रयोग का चूहा है। गुलाम तो पैदा ही खेलने के लिए होते हैं। द्रवित ने मजाक उड़ाया, इस बड़े गुलाम के पास दिमाग ही नहीं है। वह इस वक्त भी इस पर यकीन करता है। गुलाम पैदा ही नीच चीजों के लिए होते हैं। यह मूर्ख आदमी धोखे में मरने वाला है। अयन ने भी हंसी उड़ाई।
सूरमास के शरीर से निकल रही चटकन की आवाजों को सुनकर सबको लगा कि यह उसकी मौत का संकेत था। लायबा का चेहरा चिंता से भर गया। वो ध्रुव धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटा और बोला, तू थोड़ा पीछे हट जा, चिंता मत कर। भूतारण्यकन अचानक सूरमास के शरीर से एक भयानक दहाड़ निकली। उसकी शक्ति एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और मंच पर एक सुनहरी आभा छा गई। उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी और हर पल के साथ उसकी शक्तियां नई ऊंचाइयों को छू रही थीं। धम कंतारा का चौथा लेवल, धम कंतारा का पांचवा लेवल, धम कंतारा का छठा लेवल, धम कंतारा का नौवां लेवल खुल जा। सुरमास ने एक भारी गजन भरी चीख निकाली। उसकी आभा एकाएक बदल गई और वह कंतारा के 9वें लेवल तक पहुंच गया। उसके शरीर से निकल रही शक्ति ने मंच को हिला दिया और उसकी आभा ने सब कुछ बयान कर दिया। महज आधे मिनट में सूरमास कंतारा के तीसरे लेवल से 9वें लेवल तक पहुंच गया था। यह कैसी गति थी! यह एक चमत्कार था, एक ऐसी शक्ति जो धवल कुल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। भीड़ सन रह गई। अब कोई भी उस ब्लड लाइन को कचरा कहकर मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था जिसे ध्रुव ने सूरमास को दिया था। कोई भी सूरमास को अब प्रयोग चूहा कहकर तंज नहीं कस रहा था। 6 लेवलों की लगातार उन्नति उनके सामने थी। भले ही वे यकीन ना करना चाहे, उन्हें यकीन करना पड़ा। यह सब उस महिषासुर ब्लड लाइन की वजह से था जो ध्रुव ने सूरमास को दी थी। यह कैसी ब्लड लाइन शक्ति है! सब कुछ समझ से बाहर था। सब हक्के बक्के थे। इवेश का चेहरा भयानक हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस ब्लड लाइन का स्तर बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा था, शायद धवल कुल के किसी भी योद्धा की ब्लड लाइन से कहीं ज्यादा। अमोगेश का दिल भी कांप उठा। इस तरह की ब्लड लाइन शायद पूरे धवल कुल में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने इतनी शक्तिशाली ब्लड लाइन को भी खुद के लिए नहीं रखा, अपने नौकर को दे दिया। क्या उसके शरीर में इससे भी ज्यादा शक्तिशाली ब्लड लाइन बह रही है? मगर काले पत्थर का परीक्षण गलत नहीं हो सकता। कोई प्रतिभा ब्लड लाइन नहीं है ना? ध्रुव ने इवेश को घूरते हुए तिरस्कार भरे लहजे में हंसा। सूरमास, इन मूर्खों को दिखा कि असली ब्लड लाइन क्या होती है। सूरमास का पूरा शरीर शक्ति से लबरेज था। यह शक्ति उसकी पुरानी लोगज गैंडा ब्लड लाइन से कई गुना ज्यादा थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अजय हो गया हो, जैसे वह पहाड़ों को भी चूर चूर कर सकता हो। वह धीरे धीरे काले पत्थर के पास गया और अपनी उंगली से एक बूंद खून टिपकाए। टप खून काले पत्थर की सतह पर गिरा और धीरे धीरे उसमें समा गया। 2 सेकंड बाद एक तेज चकाचौंध रोशनी काले पत्थर से फट पड़ी। यह रोशनी आसमान की ओर उछली, पूरे धवल कुल को हिलाकर रख दिया। यह आभा उस शक्ति से भी ज्यादा मजबूत थी जो कुछ देर पहले ब्लड लाइन परीक्षण के समय दिखी थी। यह आभा उन्मादी थी, दबंग थी, जैसे कोई प्राचीन जीव जाग उठा हो। एक और देव स्तर की ब्लड लाइन। हे स्वर्ग देव स्तर की ब्लड लाइन! यह वाकई देव स्तर की ब्लड लाइन है। यह उस ब्लड लाइन से भी ज्यादा मजबूत है जो उस फिजा नाम की लड़की के समय देखी गई थी। उसने वाकई एक देव स्तर की ब्लड लाइन अपने नौकर को दे दी। क्या इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मैं तो पागल होने वाला हूँ। उसी पल अंदरूनी कुल के एल्डर अपनी उड़न तलवारों पर तेजी से बाहर निकले। कुलपति शहरयार भी मैदान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। देव स्तर की ब्लड लाइन का प्रकट होना धवल कुल के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी, मगर किसी को नहीं पता था कि सूरमास ने जिस महिषासुर ब्लड लाइन के साथ सम्मलन किया था वह कोई साधारण देव स्तर की ब्लड लाइन नहीं थी। यह एक उन्नत देव स्तर की ब्लड लाइन थी जो अपने आप में एक बेजोड़ अस्तित्व थी। और सबसे जरूरी लो, गजगैंडा ब्लड लाइन की नींव के साथ सूरमास ने महिषासुर ब्लड लाइन के साथ पूर्ण सम्मलन कर लिया था। शायद ही कोई उसके जैसा उस ब्लड लाइन की शक्ति को निकाल सके। उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बाहर निकली, जैसे कोई प्राचीन राक्षस मंच पर अवतरित हो गया हो। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, अब पता चला कि ब्लड लाइन क्या होती है कचरे। सूरमास की ब्लड लाइन की सुनहरी रोशनी इतनी चकाचौंध थी कि इवेश, विवन और द्रवित की आंखें उससे बच नहीं पाईं। उनकी 9 सितारा ब्लड लाइन जो कभी उन्हें सबसे अलग बनाती थी, अब सूरमास की ब्लड लाइन के सामने कचरे की तरह लग रही थी। यह इवेश के चेहरे पर एक भयंकर जलता हुआ थप्पड़ था। उसकी नजरें गहरी हो गईं। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से काला पड़ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तो क्या अगर तेरे पास शक्तिशाली ब्लड लाइन है, इसे भी छीना जा सकता है? नत्थु, उसने चिल्लाकर बुलाया, और वह खतरनाक बूढ़ा फिर से हिला। उसकी काली छाया मंच पर उभरी और उसका पंजा सूरमास की ओर बढ़ा। नंथु का चेहरा क्रूर उत्साह से भरा हुआ था, जैसे वह इस देव स्तर की ब्लड लाइन को निगलने के लिए बेताब हो। हा हा! उसकी आत्मसंतुष्ट घातक हंसी हवा में गूंजी। देव स्तर ब्लड लाइन, अब यह मेरी होगी।
लेकिन इस बार सूरमास तैयार था। जिस पल उसका पंजा सूरमास के सिर को छूने वाला था, सूरमास की आंखें गहरी हो गईं। उसने एक गहरी राक्षसी दहाड़ निकाली, तो देखते हैं कि तेरा हाथ कितना सख्त है। उसके सिर के ऊपर से एक सुनहरी शक्ति फट पड़ी। छाया में सूरमास के सिर से दो भयंकर सींग उभरे, जैसे महिषासुर स्वयं प्रकट हो गया हो। उसने अपने सिर को जोर से आगे की ओर धकेला। कड़क, दोनों शक्तियां हवा में टकराईं। हड्डियों के टूटने की एक के बाद एक आवाजें गूंजी और नत्थ का पंजा हवा में ही रुक गया। सूरमास का शरीर एक पल के लिए लड़खड़ाया, मगर उसने तुरंत अपनी कमर मोड़ी और एक जोरदार वार नत्थू की कमर पर किया। धम, नत्थू का शरीर उड़कर एक दीवार में जा धंसा, जो मैदान के किनारे बनी थी। दीवार में दरारें पड़ गईं और नत्थू का आधा शरीर धूल और मलबे में दब गया। वह प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं पा सका था कि सूरमास ने फिर से हमला किया। धम धम, सूरमास ने बार बार हमले किए। हर हमले के साथ उसकी शक्ति और उग्र हो रही थी। नत्थू का शरीर एक बार फिर उड़ गया और एक बड़े पेड़ से टकराया। अंत में जब नत्थू का आधा शरीर चूर चूर हो गया, तभी सूरमास रुका। उसने एक क्रूर ठंडी हंसी छोड़ी। तेरी दादी की तू मेरे सामने इतना अकड़ क्यों दिखा रहा है? अगर मैं अपनी ताकत ना दिखाऊं तो क्या तुझे लगता है मैं बीमार बिल्ली हूं? वह धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ा। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसकी आंखें एक राक्षस की तरह चमक रही थीं और उसकी आभा ने पूरे मैदान को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। भीड़ संत थी। सब लोग सूरमास को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई प्राचीन दानव हो। क्या उसे अभी भी इंसान कहा जा सकता था? कंतारा के 9वें लेवल का योद्धा एक नीलतारा के शिखर योद्धा को मार सकता था। यह एक पूरा बड़ा स्तर था। यह कैसे संभव था? ध्रुव ने चुपके से जीभ चटकाई और मन में सोचा, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। क्या यही महिषासुर ब्लड लाइन की शक्ति है? 38 करोड़ पॉइंट्स की ताकत, कमाल, जबरदस्त, पागलपन, वो हंसा। हा, उसे जरा भी पछतावा नहीं था। ब्लड लाइन उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो उनकी शक्ति को पूरी तरह उजागर कर सकें। भले ही वह स्वयं महिषासुर ब्लड लाइन के साथ सम्मलन करता, वह सूरमास जैसी ताकत नहीं निकाल पाता। केवल सूरमास ही इसे निकाल सकता था। सूरमास ध्रुव के पास लौटा और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने ध्रुव के ठंडे तंज भरे लहजे की नकल की और जोर से चिल्लाया, कमीने और कौन? मेरे बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत किस में है? सब एक साथ आओ। गुलाम होने में क्या बुराई है? तुम्हारी पहचान कितनी शानदार है। अगर यकीन नहीं तो बाहर निकलो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसकी आभा दबंग और अजय थी। पूरा बाहरी कुल उसकी खतरनाक शक्ति से दब गया। इवेश का चेहरा अपमान और गुस्से से उबल रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका रक्षक नत्थू एक गुलाम के हाथों मारा जाएगा। यह ब्लड लाइन कितनी मजबूत थी? यह सवाल हर किसी के दिमाग में गूंज रहा था। कंतारा के 9वें लेवल का योद्धा चाहे कितना भी मजबूत हो, ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। लेकिन सूरमास ने जो ताकत दिखाई, वह पूरी तरह महिषासुर ब्लड लाइन की थी। उसने आखिर किस स्तर की ब्लड लाइन के साथ सम्मलन किया था? और सबसे हैरानी की बात, क्या ध्रुव ने वाकई इसे उसे दे दिया था? क्या दुनिया में सचमुच ऐसा मूर्ख व्यक्ति था जो एक देव स्तर की ब्लड लाइन को खुद में सम्मलन करने के बजाय अपने नौकर को दे देता है? भीड़ को अब पूरी दुनिया पर शक होने लगा था। ध्रुव के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अब समझ आया कि असली ब्लड लाइन क्या होती है, कचरों। उसने तीखी नजरों से इवेश को घूरते हुए कहा, क्या तुम सब अपने घमंड में चूर नहीं हो? अपने आप को आसमान का तारा नहीं समझते? गुलामों को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते? तो अब बताओ, कौन आएगा सामने? कौन लड़ेगा सुरमा से? हिम्मत है तो निकलो ए महान प्रतिभाओं। उसकी आवाज हर शब्द के साथ और गहरी और दहाड़ती हुई गूंजने लगी, जैसे उसने अपने दिल का सारा गुस्सा, सारा अपमान एक साथ उड़ेल दिया। सुरमास ने एक कदम आगे बढ़ाया और इवेश को ऐसी नजरों से घूरा जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो। कहाँ गया तेरा घमंड इवेश? बोल, अब बोल। इवेश का दबाव तुरंत टूट गया। सूरमास की उस घूर के नीचे वो बोल भी नहीं पा रहा था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसकी 9 सितारा ब्लड लाइन, जिस पर उसे इतना गर्व था, अब सूरमास की ब्लड लाइन के सामने बोनी लग रही थी। सूरमास ने अपनी नजरें घुमाई और अयन और विवन को घूरा। पिछली बार तुम दोनों थे, अब तुम दोनों एक साथ आओ। अयन और विवन ने एक साथ कदम पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सूरमास की ओर देखने की हिम्मत तक उनमें नहीं थी, खासकर अयन में, जिसे सूरमास ने पहले ही मंच पर रौंद दिया था। इवेश की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसके दिल में हत्या की आग और भड़क उठी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अमोगेश ने शांत लेकिन गहरे लहजे में कहा, इस झगड़े को यहीं खत्म करो। चाहे तुम कोई भी हो, तुम अब धवल कुल के रुको। अमोघेश के बोलने से पहले ही एक नई आवाज गूंजी।
अंदरूनी कुल का एक एल्डर तिलक धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। ग्रेट एल्डर, उसने शांत मगर कटाक्ष भरे लहजे में कहा, धवल कुल का नियम है कि गुलामों को कुल में शामिल होने की इजाजत नहीं है। आप ग्रेट एल्डर हैं, क्या आपको यह याद नहीं? अमोगेश की बहन सिकुड़ गई। एल्डर तिलक, तुम मेरे काम में दखल ना दो तो बेहतर है। हाँ हाँ, तिलक ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। मैं भला ग्रेट एल्डर के काम में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मगर कुल के एक एल्डर के नाते जब ग्रेट एल्डर कुछ गलत कर रहा हो तो मुझे बोलने का हक है। अमोगेश का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। कुल को अभी ताकतवर लोगों की जरूरत है। सूरमास ने जो ब्लड लाइन की शक्ति दिखाई वह इसे साबित करने के लिए काफी है। कुल के नियम इंसानों ने बनाए हैं तो इंसान उन्हें बदल भी सकते हैं। यह दोनों दुर्लभ प्रतिभाएं हैं जो हमारे कुल की जड़ों को और मजबूत करेंगी। तिलक ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने उस नौजवान की ब्लड लाइन की ताकत देखी। वाकई वह गजब की है। उसके लिए नियम तोड़ने में बुराई नहीं है। मैं मानता हूं। उसने एक पल रुककर ध्रुव की ओर देखा। लेकिन इसका क्या? सबकी नजरें एक बार फिर ध्रुव पर टिक गईं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था। हाँ, सुरमास की ब्लड लाइन तो गजब की है, वह सब कुछ ढक लेती है। लेकिन ध्रुव, शून्य स्तर की ब्लड लाइन कोई खास प्रतिभा नहीं। ऐसे इंसान का क्या होगा? सूरमास ने तुरंत दहाड़ते हुए कहा, मेरा बॉस अजय है। अगर तुम उसे कुल में नहीं लोगे तो मैं भी तुम्हारे कुल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तिलक फिर से बोला, ग्रेट एल्डर, आप यह तो नहीं कह सकते कि यह लड़का भी देव स्तरीय ब्लड लाइन वाला है ना? एक ऐसे घटिया गुलाम के लिए नियम तोड़ना, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? अमोगेश की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। तिलक ने हंसते हुए ध्रुव को घोरा, लड़के, धवल कुल कोई मच्छी बाजार नहीं है जहां कोई भी घुस जाए, खासकर तेरे जैसा नीच गुलाम। अगर तू चाहता है कि ग्रेट एल्डर तेरे लिए नियम तोड़े तो पहले अपनी ब्लड लाइन की ताकत दिखा। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो तिलक की आंखें खून की प्यास से चमक उठी। तूने धवल कुल के शिष्यों को मारा है, तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। इवेश ने गर्व भरी हंसी छोड़ी। ध्रुव, आज तू मौत के मुंह से बच नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, चल फिर से अपनी प्रतिभा दिखा। ध्रुव जानता था कि उसके शरीर में कर्सरर्ड ब्लड लाइन बह रही थी, लेकिन इसका स्तर क्या था, यह रहस्य उसके लिए भी अनजान था। कुछ देर पहले जब काले पत्थर ने उसकी ब्लड लाइन को शून्य दिखाया था तो उसे लगा था कि शायद उसकी कर्स ब्लड लाइन इतनी कमजोर है कि पत्थर उसे पढ़ नहीं पाया। पूर्वज, तुमने कहा कि मेरी ब्लड लाइन अद्वितीय है, बेजोड़ है, लेकिन क्या यही तुम्हारा अद्वितीय है? उसने मन ही मन सोचा और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी स्पेस रिंग में बचे पॉइंट्स की जांच की। वह एक देव स्तर की ब्लड लाइन खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पॉइंट्स नहीं थे। यहां तक कि एक दो सितारा ब्लड लाइन के लिए भी नहीं। कमीने, जाकर परीक्षण कर, फिर से परीक्षण कर। तूने तो बहुत डींगे मारी थी कि तू कितना शक्तिशाली है। तेरे नौकर के पास देव स्तर ब्लड लाइन है, तेरे पास तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली ब्लड लाइन होनी चाहिए। जाकर परीक्षण कर। भीड़ का शोर आसमान छूने लगा। ध्रुव की चुप्पी ने उन्हें और भड़का दिया था। वे चाहते थे कि वह काले पत्थर के सामने जाकर अपनी बेइज्जती करवाए। परीक्षण का नतीजा तो पहले ही साफ था। ध्रुव की ब्लड लाइन शून्य थी, यानी उसके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी। तिलक यह बात अच्छे से जानता था और यही वजह थी कि उसने ध्रुव को निशाना बनाया। सूरमास को उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ब्लड लाइन दे दी थी, तो ध्रुव के पास दूसरी देव स्तरीय ब्लड लाइन हो ही नहीं सकती थी। अगर उसके पास देव स्तर ब्लड लाइन नहीं है तो वह आज धवल कुल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तिलक ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। वह मोहेश की हरकतों को परखना चाहता था और यह मौका उसे ध्रुव के जरिए मिल रहा था। तिलक ने गर्व से मुस्कुराया, कुत्ते, जल्दी कर, वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा? अगर तेरे पास कोई ब्लड लाइन नहीं है तो तू आज यहां मरेगा। लाइबा का खून खोल उठा। उसने गुस्से में ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम सब जानते हो कि उसकी ब्लड लाइन शून्य है, फिर भी उसे वापस परीक्षण देने को कह रहे हो। तुम बस उसकी बेइज्जती करना चाहते हो। यह क्या तमाशा है? विवन ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम उसकी बेइज्जती ही करना चाहते हैं। एक नीच गुलाम धवल कुल में आकर अकड़ दिखाए, यह हमें मंजूर नहीं। क्या उसे लगता है कि कुछ शिष्यों को हराकर वह अजय हो गया? इवेश ने भी क्रूर हंसी छोड़ी। लायबा गुलामों की धवल कुल में कोई जगह नहीं। एल्डर तिलक ने इसे एक मौका दिया है, लेकिन इसे अपनी ताकत साबित करनी होगी। तू इससे दूर रह। गुलामों के साथ ज्यादा घुलना मिलना अच्छा नहीं। लायबा ने इवेश को ऐसी नजरों से घरा जैसे उसकी आंखों से आग बरस रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे यहाँ बुलाया था और कोई उसे भगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ओहो, तिलक ने कटाक्ष भरे लहजे में हंसा। ग्रेट एल्डर, आपकी बेटी तो वाकई बहुत समझदार है। क्या आपको उसे थोड़ा सबक नहीं सिखाना चाहिए? अगर आप नहीं सिखाना चाहते तो मैं खुशी खुशी यह जिम्मा ले सकता हूँ। अमोगेश की आंखें सुलग उठीं। उसने लायबा को घूरते हुए कहा, लायबा, पीछे हट।
लेकिन लाइबा ने ध्रुव का हाथ और कस लिया। पिताजी, यह लोग साफ साफ उसे निशाना बना रहे हैं। क्या अब तक का उसका शानदार प्रदर्शन उसकी ताकत का सबूत नहीं है? इवेश, तेरे सारे चुने शिष्य उससे हार गए। क्या यह सबसे बड़ा सबूत नहीं है? 1 महीने पहले वह कंतारा के पहले लेवल पर था और आज वह नीलतारा स्तर पर है। इतने कम समय में एक स्तर पार करना, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? और तुम उसे फिर से साबित करने को कह रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लाइबा ने अपने पिता की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, वह वाकई ताकतवर है। उसकी संभावनाएं असीमित है और वह हमारे धवल कुल को संकट से बचा सकता है। कृपया उसका साथ दें। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लाइबा के शब्दों ने सबको चौंका दिया था। 1 महीने में एक पूरा स्तर पार करना, यह तो कोई साधारण बात नहीं थी। शीर्ष योद्धा भी ऐसी गति नहीं दिखा सकते थे। यह क्या था? कोई चमत्कार? लेकिन कोई भी लाइबा की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मिस लाइबा, तुम्हारी बातें तो बस कहानियां लगती हैं। 1 महीने में एक पूरा स्तर पार करना, बिना ब्लड लाइन प्रतिभा के। क्या तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? अयन ने कहा। इवेश और उसके साथी साफ साफ जानते थे कि लाइबा सच बोल रही थी, लेकिन वे इसे कभी नहीं मानते। उनकी हंसी ने मैदान में एक तिरस्कार भरी लहर उठा दी। लाइबा, क्या तू कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी नहीं हाँक रही? तू वाकई एक गुलाम की रक्षा कर रही है? इस गुलाम के साथ तेरा क्या रिश्ता है? कहीं तू उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रही? जितना वे बोलते गए, उनके शब्द उतने ही भद्दे और नीच होते गए। लाइबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने पैर जमीन पर पटके, उसकी आंखों में आंसू झलक आए। बस करो। अमोगेश की भारी आवाज ने पूरे मैदान को दबा दिया। उसकी गजन ने सारी हंसी और ताने एक पल में शांत कर दिए। वो ध्रुव की ओर मुड़ा और गंभीर स्वर में बोला, जा और अपनी ब्लड लाइन का फिर से परीक्षण कर। अगर यह फिर से शून्य निकली तो तू धवल कुल छोड़ सकता है। मैं तुझे वचन देता हूं, कोई तुझे रोकेगा नहीं और कोई तुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी आवाज में एक ऐसी गरिमा थी कि भीड़ एक पल के लिए सन्न रह गई। लेकिन तिलक ने मन ही मन एक बर्फीली हंसी छोड़ी। उसे जाने देना। अमोभेश, तू सपने देख रहा है। क्या यह वाकई जा पाएगा? लाइबा ने चीख कर कहा, पिताजी, उसका पहले ही परीक्षण हो चुका है। तो फिर से क्यों? और हम उसे धवल कुल छोड़ने नहीं दे सकते। वह हमारे लिए चुप कर। अमोगेश ने उसे घूरते हुए डांटा। ध्रुव ने आज जो किया वह वाकई बहुत ज्यादा था। उसने कई प्रतिभाशाली शिष्यों को मार दिया, यहां तक कि बाहरी और अंदरूनी कुल के एल्डरों को भी नाराज कर दिया। सबसे बड़ी बात, उसने इवेश को ललकारा था। अमोगेश किसी और से बेहतर जानता था कि इवेश का रुतबा क्या था। उसकी पीठ के पीछे की ताकत इतनी भयानक थी कि कुलपति शय्यार को भी उसके सामने झुकना पड़ता था। ध्रुव का धवल कुल में रहना अब खतरनाक था। अमोगेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लगता था कि ध्रुव का यहां से चले जाना ही बेहतर था। सूरमास ने तुरंत दहाड़ कर कहा, बॉस, ये लोग तुझे तंग कर रहे हैं। बस एक कुल की तो बात है ना। अगर तू यहां नहीं रुकना चाहता तो मत रुक। चल, हम कहीं और जाएंगे। यह लोग साफ साफ ध्रुव को अपमानित करना चाहते थे, लेकिन सूरमास की नई शक्ति भी उनके सामने कुछ नहीं थी। इसलिए उसे मजबूरन अपना गुस्सा दबाना पड़ा। अगर तू अपनी ब्लड लाइन का परीक्षण नहीं करेगा तो तुम दोनों में से कोई भी यहां से नहीं जा पाएगा, तिलक ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखों में खून की प्यास चमक रही थी। तुरंत सारे बाहरी शिष्यों ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में क्रूरता थी, जैसे वे ध्रुव और सूरमास को कुचलने को तैयार हो। तुम्हें अगर लड़ना है तो सब आ जाओ, मैं तुमसे डरता नहीं। सूरमास ने उन्हें घूरते हुए दहाड़ा। उसने एक कदम पीछे लिया और उसकी सुनहरी आभा फिर से फट पड़ी, जैसे कोई राक्षस जाग उठा। हो लड़ाई, वे सूरमास को हराने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन यह धवल कुल था और अंदरूनी कुल के एल्डर उन्हें आसानी से रौंद सकते थे बिना हिलने डुलने की इजाजत दी। इस दौरान ध्रुव के भीतर एक अजीब सी आग सुलग रही थी। भले ही उसकी शक्ति सील कर दी गई थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी इच्छा जाग रही थी। यह इच्छा उसे काले पत्थर की शक्ति को सोखने के लिए उकसा रही थी। जब सूरमास ने अपनी महिषासुर ब्लड लाइन की खून की बूंद टिपकाई थी, तब यह इच्छा और तेज हो गई थी। काले पत्थर से निकलने वाली चमक और भी चकाचौंध हो उठी थी। यह इच्छा उसे लगातार ललकार रही थी। यह ऐसा था जैसे कोई लड़की उसकी जान को सहला रही हो, उसकी जान के आधार पर आगे पीछे घूम रही हो, धीरे धीरे रगड़ रही हो और उसकी सबसे प्रारंभिक इच्छा को लगातार उकसा रही हो। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ध्रुव काले पत्थर के सामने गया और एक गहरी सांस ली। लाइबा ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। उसकी आंखों में चिंता की लहरें थीं। रुक जा ध्रुव, यह परीक्षण मत दो। ये बस तुझे अपमानित करना चाहते हैं, तेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं।
और कितना वक्त बर्बाद करेगा कमीने। हिम्मत है तो जा काले पत्थर को अपनी औकात दिखा। शून्य स्तर की ब्लड लाइन। अगर फिर से परीक्षण किया तो शायद एक सितारा ब्लड लाइन बन जाए। हा हा। भीड़ का शोर अब एक क्रूर हंसी में बदल चुका था। उनका तिरस्कार खुलकर सामने आ रहा था। इस पल में वे किसी रणभूमि के दर्शक नहीं, बल्कि एक तमाशे के दर्शक थे, और ध्रुव वह शिकार था जिसे वे रौंदना चाहते थे। जल्दी कर कुत्ते, और कितना समय बर्बाद करेगा। सुरमास ने एक राक्षसी दहाड़ भरी। चिल्ला क्या रहे हो? हिम्मत है तो सामने आकर चिल्लाओ। उसने ध्रुव की ओर देखा और गरजा, बॉस, इन सबको ठीक करने का वक्त आ गया है। चल इनका हिसाब करते हैं। वह नहीं चाहता था कि ध्रुव का फिर से मजाक बने। वह चाहता था कि अगर कोई मजाक का पात्र बने तो वह खुद बने। उसकी महिषासुर ब्लड लाइन की शक्ति उसके शरीर में उबाल मार रही थी, और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। वह नहीं चाहता था कि ध्रुव का फिर से मजाक उड़े। वह चाहता था कि उसकी जगह वह खुद मजाक का पात्र बने। इवेश ने गर्व भरी हंसी छोड़ी। इस नीच गुलाम के पास बस शून्य स्तर की ब्लड लाइन है। जल्दी कर और फिर से सबको अपनी औकात दिखा। गुलाम तो गुलाम ही रहता है, केवल तमाशे और मजे के लिए। हाँ हाँ हाँ। तिलक ने भी एक ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी नजरें लगातार अमोगेश के चेहरे पर थीं, जैसे वह उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसका असली लक्ष्य ध्रुव नहीं था। वह यह जानना चाहता था कि क्या अमोगेश विशांत की उड़न तलवार के बारे में कुछ छिपा रहा है। क्या ध्रुव के पास ही वह चीज थी जो विशांत लाया था? जल्दी कर, पता भी है कैसे करना है। भीड़ की हंसी और तेज हो गई। ध्रुव ने एक हल्की सांस छोड़ी। उसकी नजरें काले पत्थर की चमकती आध्यात्मिक रोशनी पर टिकी थीं। उसने धीरे से अपने हाथ पत्थर पर रखे और मन ही मन पुकारा, आ जाओ। यह क्या कर रहा है? क्या यह पागल हो गया है? हमने तुझसे खून की बूंद टपकाने को कहा ना, कि अपने गंदे हाथों से पत्थर को सहलाने को। अब यह गुलाम आखिर क्या तमाशा कर रहा है? भीड़ में हैरानी और तिरस्कार भरी फुसफुसाहट उभरी। यहां तक कि अमोगेश भी समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव क्या करने की कोशिश कर रहा है। ब्लड लाइन का परीक्षण करने के लिए खून की एक बूंद टिपकानी थी। फिर वह अपने हाथों से क्या कर रहा था? जिस पल ध्रुव ने अपने हाथ पत्थर पर रखे समय जैसे थम सा गया तारानक धम तारनानकन। अचानक ध्रुव का शरीर एक खतरनाक शक्ति से खींच लिया गया। यह ऐसा था जैसे काला पत्थर उसकी आत्मा को निगल रहा हो। उसकी चेतना में एक तीव्र गड़गड़ाहट गूंजी, लेकिन यह उसके शरीर में अलग अलग ब्लड लाइननेस की धाराएं समा रही थीं। तारानक धम 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 तारनानकन। उसके दिमाग में गरज की तरह आवाजें गूंज रही थीं। यह शक्ति, यह प्राचीन अथाह शक्ति उसके शरीर में उबाल मार रही थी। डिंग, बधाई हो ध्रुव, कर्सर ब्लड लाइन ने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर लेवल 5। उसकी चेतना में एक सूखा तालाब था जिसमें केवल कुछ ही लाल बूंदें थीं, लेकिन अब यह खून की बूंदों से लबालब भर रहा था। हर बूंद के साथ उसकी कर्स ब्लड लाइन और मजबूत हो रही थी। डिंग, बधाई हो ध्रुव, कर्स ब्लड लाइन ने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर लेवल 6। धवल कुल की स्थापना हजारों वर्ष पहले हुई थी। यह लाखों मील के दायरे में पूर्ण अधिपति था। इस क्षेत्र के हर योद्धा ने कभी न कभी अपनी ब्लड लाइन का परीक्षण इस पत्थर पर किया था। चाहे कोई देव स्तर की ब्लड लाइन हो या कचरा ब्लड लाइन, इस पत्थर ने हर तरह की शक्ति को अवशोषित किया था। पिछले हजारों सालों में इस पत्थर ने अनगिनत ब्लड लाइन शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया था। आम योद्धाओं के लिए यह पत्थर बस एक परीक्षण का साधन था, पर ध्रुव की कर्स ब्लड लाइन के लिए यह एक अनमोल खजाना था। यह पत्थर उसकी ब्लड लाइन के लिए सबसे शुद्ध खाना था, पोषण था, जैसे किसी प्राणी का पसंदीदा खाना जिससे उसे ताकत मिले। इस पल में ध्रुव की कर्सर ब्लड लाइन पागलपन से शक्ति अवशोषित कर रही थी। यह शक्ति, यह प्राचीन अंधेरी शक्ति उसके शरीर में उबल रही थी और उसकी शक्तियों में बदल रही थी। डिंग डिंग डिंग, उसके दिमाग में सिस्टम की बीप लगातार बज रही थी, जैसे कोई घंटी बार बार गूंज रही हो, और उसकी चेतना में मौजूद तालाब अब खून से लबालब था। लहरें उफान पर थीं और शक्ति पागलपन से एकत्र हो रही थी। यह क्या तमाशा है? कई मिनट बीत गए। यह गुलाम आखिर क्या कर रहा है? क्या यह बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है? द्रवित ने भें सिकुड़कर कहा, बड़े भाई, क्या यह लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है या कोई और चाल चल रहा है? विवन ने भी तंज कसा, देखो, इसका शरीर कांप रहा है जैसे इसे सांप ने डस लिया हो। यह आखिर क्या खेल खेल रहा है? मैं जाकर देखूं? इवेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, इसकी शक्तियां सील है, तू जो चाहे कर सकता है। और उस बड़े राक्षस का क्या? विवन ने सूरमास की ओर इशारा करते हुए पूछा। इवेश ने हल्के से हंसा, चिंता मत कर, अगर तू वहां गया और वह हिलने की हिम्मत करता है तो कोई ना कोई उसका हिसाब कर लेगा। विवन ने एक क्रूर मुस्कान बिखेरी, समझ गया।
वो तेजी से परीक्षण मंच की ओर बढ़ा, ध्रुव को घरा और बोला, नीच गुलाम, तू आखिर क्या कर रहा है? जल्दी से अपने खून की बूंद टपका और अपनी ब्लड लाइन प्रतिभा का परीक्षण कर। सूरमास ने उसे घरा और गर्जा फिर से बोलकर दिखा। विवन ने गुस्से से जवाब दिया, गुलाम कुत्ते, यह धवल कुल है, तेरा गुलाम कारागार नहीं। इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है, मौत मांग रहा है। सूरमास के शरीर में महिषासुर ब्लड लाइन की शक्ति उबाल मारने लगी। देखते हैं कौन मौत मांग रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक शक्तिशाली दबाव गरज की तरह नीचे गिरा। धम सुरमास का शरीर उस दबाव से झुक गया। तिलक ने ठंडे लहजे में हंसा, तुझे ना तो आसमान की विशालता पता है, ना जमीन की गहराई। घुटने टेक। उसने अपनी वैन सिकुड़नी और दबाव की शक्ति कई गुना बढ़ गई। तिलक एक अंदरूनी कुल कायदा था जिसकी शक्ति अकल्पनीय थी। यहाँ तक कि सूरमास की महिषासुर ब्लड लाइन भी इस दबाव को झेल नहीं पाए। कड़क सूरमास के घुटने मुड़ गए और वह जोर से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी पतलून से खून रिसने लगा और दर्द असहनीय था। उसने दहाड़ कर कहा, अगर हिम्मत है तो दबाव का इस्तेमाल मत कर। हिम्मत है तो मुझसे सीधे लड़। विवन ने गर्बीली हंसी छोड़ी। दर्द में तड़पते हुए सूरमास को देखकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी घुटने की हड्डी को बेरहमी से उसके जबड़े पर दे मारा। थप सूरमास ने खून की उल्टी की। उसका शरीर उलट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने पूरी ताकत से हिलने की कोशिश की, लेकिन तिलक का दबाव फिर से उस पर हावी हो गया। वह जोर से घुटने टेक कर बैठ गया। निकाय। सूरमास ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। उसकी मांसपेशियां फटने की कगार पर थीं और उसकी नसें उभर आई थीं, जैसे कोई भयानक कीड़ा उसकी त्वचा के नीचे रेंग रहा हो। तिलक का माथा पसीने से ढक गया। उसने जोर से कहा, चुपचाप घुटने टेक। सूरमास फिर से दब गया। विवन ने एक और लात मारी और गर्व से बोला, कुत्ते, और अकड़ दिखा। सूरमास का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो बड़बड़ाया, बॉस। विवन ने तिरस्कार भरे लहजे में हंसा, और कुत्ता मालिक को बुला रहा है। अगर तेरा बॉस भी आ जाए तो मैं उसे भी जमीन पर पटक दूंगा। उसकी शक्तियां सील है, मैं उसे चींटी की तरह कुचल सकता हूँ। क्या सच में ऐसा है? एक बर्फ सी ठंडी आवाज हवा में गूंजी, जैसे यमराज स्वयं वहां खड़ा हो। ध्रुव विवन के ठीक पीछे था। उसकी आंखें एक राक्षस की तरह चमक रही थीं। विवन मुड़ा और ठंडे लहजे में बोला, तुझ जैसे शून्य स्तर की ब्लड लाइन वाले कचरे के लिए। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही ध्रुव की बोहें सिकुड़ी। उसने एक तेज बिजली सी गति के साथ विवन की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। धम जमीन फट गई और एक गहरा गड्ढा बन गया। दरारें मकड़ी के जाल की तरह चारों ओर फैल गईं। विवन गड्ढे के बीच में मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। उसके मुंह से काला खून उगल रहा था। उसने ध्रुव को घूरा। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। तू तो क्या तेरी शक्तिशील नहीं थी? उसका हमला इतना अप्रत्याशित था कि भीड़ भी पूरी तरह हैरान रह गई। ध्रुव गड्ढे में एक कदम नीचे उतरा। उसने एक हाथ विभवन के सीने पर रखा और ठंडे यमराज जैसे लहजे में हंसाहा, मेरी शक्तियां सील है, लेकिन तुझ जैसे कचरे से निपटने के लिए क्या शक्ति की जरूरत है? उसकी हथेली से एक अदृश्य पतली लाल डोरी निकली जो पैकेरी जपा है, एक सांप की तरह हवा में लहराई और विवन के शरीर में घुस गई। ध्रुव ने अपने दिल में कहा, कर्स पिशाच तकनीक। यह लेवल 20 की कर्सड ब्लड लाइन द्वारा सक्रिय एक खास तकनीक थी, कर्स पिशाच तकनीक। केवल कुछ ही मिनटों में ध्रुव की कर्स ब्लड लाइन पागलपन की गति से 20 लेवल तक पहुंच गई थी। यह शक्ति रेशम की डोरी की तरह थी, जो विवन के 8 चक्रों में घुसकर उसकी ब्लड लाइन शक्ति को सोख रही थी। आहा बचाओ! विवेन की चीखें हवा में गूंजी, लेकिन महज 3 सेकंड में उसकी आवाज खामोश हो गई। उसके सिर के ऊपर का HP बार खाली हो गया। उसका शरीर एक सूखी लाश में बदल गया, जैसे कोई रक्त पिशाच उसका सारा खून पी गया हो। ध्रुव धीरे धीरे गड्ढे से निकला। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भूखा दैत्य ताजा शिकार का मजा लेकर उठा हो। उसने विवन की लाश को देखा तक नहीं और ठंडे लहजे में कहा, टूट जा। धम धम धम। उसने अभी अभी अवशोषित की गई सारी शक्तियों को एक बार में उड़ेल दिया। यह विवन की शक्ति थी, जो अब ध्रुव की कर्स ब्लड लाइन का हिस्सा बन चुकी थी। स्वर्ग निरपेक्ष हथेली की सीलिंग शक्ति पल में चूर चूर हो गई और उसके शक्ति चक्रों को जकड़ने वाली अदृश्य जंजीरें हवा में गायब हो गईं। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में? आगे ये जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है।